नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में अब तक मैंने इस कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक तथा पार्ट 2 वीडियो में इस कहानी का उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है तथा अब मैं पार्ट 3 वीडियो में इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। पंच परमेश्वर इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित सामाजिक कहानी है। इस कहानी की हिंदी साहित्य में काफी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि रही है। यह एक साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक सामाजिक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में पंचायतों के महत्व को भी बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाया है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह एक सुंदर एवं सफल कहानी है। वास्तव में यह शीर्षक स्थान पर आधारित वातावरण प्रधान है। पंच परमेश्वर का अर्थ पंच में ईश्वर का वास होता है। पंच के मुंह से निकली हुई बात ईश्वर का आदेश होता है। भारतवर्ष एक गांवों का देश है। गांवों के झगड़े या वाद विवाद पंच ही सुलझाते हैं। उनके लिए पंच ही सब कुछ होता है। पंचों पर उन्हें बहुत अधिक विश्वास होता है। जब भी गांव में किसी विषय को लेकर झगड़ा होता है या वाद विवाद होता है तो गांव के लोग कभी भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाते हैं बल्कि पंच के ही पास जाते हैं और पंच जो फैसला सुनाता है गांव वाले उसे ईश्वर का फैसला मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए ग्रामीण परिवेश में पंचों का एक विशेष महत्व होता है। पंच का फैसला उनके लिए ईश्वर का फैसला होता है जिसे सभी लोग तहे दिल से स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत कहानी में पंचों की भूमिका
को कहानीकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस कहानी में 2 बार पंचों की भूमिका सामने आई है, अर्थात पंच 2 बार अपना निर्णय या फैसला सुनाते हैं, जिसे गांव में रहने वाले सभी लोग तहे दिल से स्वीकार करते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। किसी गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नामक 2 व्यक्ति रहा करते थे। उन दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, न जाति का न धर्म का, केवल विचार मिलते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत यानी जमीन जायदाद भी थी, परंतु अपना कोई निकट का संबंधी नहीं था। फलस्वरूप जुम्मन शेख ने लंबे चौड़े वायदे कर वह मिल्कियत यानी जमीन जायदाद आजीवन जीवन निर्वाह करने का वचन देकर अपने नाम लिखवा ली। शुरू में जुम्मन शेख ने खाला जान का बहुत आदर सत्कार किया, परंतु जैसे ही दान पत्र की रजिस्ट्री हुई, जुम्मन शेख ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन शेख की पत्नी करीमन भी खाला जान को रूखी सूखी रोटियां व कपड़े देने के स्थान पर रोज ताने दिया करती थी। खाला जान ने जुम्मन शेख से कई बार अपनी फरियाद सुनाई, परंतु जुम्मन शेख ने उसकी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अंततः मजबूर होकर खाला जान को पंचायत की धमकी देनी पड़ी। अलगू चौधरी पंच चुने गए। चौधरी पंच बनते ही उसने वही फैसला किया जो उचित था। खाला जान को 2 वक्त की रोटी और कपड़े देने पड़ेंगे, अन्यथा दान पत्र की रजिस्ट्री रद्द मानी जाएगी। इस फैसले से जुम्मन शेख को बहुत ही दुख तथा क्रोध भी आया, परंतु अलगू चौधरी के इस फैसले का गांव वालों ने बहुत स्वागत किया। जुम्मन शेख को पूरा विश्वास था कि अलगू चौधरी उसका मित्र है, इसलिए फैसला उसके हक में ही देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस फैसले से दोनों की दोस्ती लगभग टूट गई। जुम्मन शेख अब इस अपमान का तथा दगाबाजी का हमेशा बदला लेने की कोशिश में लगा हुआ रहता था। संयोगवश इस अपमान का बदला लेने का अवसर भी बहुत ही जल्दी मिल गया। अब मैं दूसरी कथा यहां से प्रारंभ करता हूं। दूसरी कथा, अलगू चौधरी ने बटेश्वर शाह से एक जोड़ी बैल खरीदा। बैल बहुत ही सुंदर था, परंतु कुछ दिनों के बाद बैल की एक जोड़ी का एक बैल मर गया। इससे अलगू चौधरी को बहुत दुख हुआ। अब एक बैल किसी काम का नहीं था। एक बैल बहुत ढूंढा गया, परंतु वैसा बैल नहीं मिला। फलस्वरूप अलगू चौधरी ने बैल को बेचने का विचार किया। समझू साहू नामक एक व्यक्ति उसी गांव में रहती थी, जो व्यापार किया करती थी। प्रतिदिन गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे और मंडी से तेल नमक भर लाते थे और गांव में ही बेचते थे। जब समझू साहू ने इस बैल को देखा तो मन में बैल खरीदने का लोभ पैदा हो गया। उनके मन में इस बैल को
खरीदने का विचार आया और उन्होंने इस बैल को खरीद लिया। 1 महीने के बाद उसके दाम चुकाने की बात तय होती है। समझू साहू को जब नया बैल मिला तो वह उससे पूरा काम लेने लगा। वह न तो बैल के खाने पीने की बिल्कुल चिंता करता था, न ही बैल को आराम देता था। धीरे धीरे बैल सूख कर कांटा हो गया, लेकिन समझू साहू को बैल की चिंता कहाँ थी। वह तो रात दिन काम लेने में लगा हुआ रहता था। संयोग की बात है, एक दिन गुस्सा हो बैलगाड़ी पर 2 गुना सामान समझू साहू ने लाद दिया। बैल चलने में पूरी तरह से असमर्थ था। समझू साहू ने बैल पर कई कोड़े बरसाए, तब बैल चलने को हुआ। कुछ दूर चला भी, परंतु कुछ दूर चलकर ही वह बैल रुक गया और गिर गया। समझू साहू ने जब बैल को गौर से देखा तो पता चला कि बैल मर चुका है। समझू साहू बहुत ही दुखी हुआ तथा क्रोध भी आया। गाड़ी में पूरा सामान भरा हुआ था। गाड़ी छोड़कर वह गांव भी नहीं जा सकता था। फलस्वरूप रात भर वहीं रहने का विचार किया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि काफी सामान गायब है और उसके पास जो कुछ भी रुपये थे वह भी गायब है। यह सब देखकर तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। एक प्रकार से वह रोने लगा। किसी तरह रोते रोते और चीखते चिल्लाते हुए घर पहुंचा। कारण जानने पर पत्नी भी बहुत अधिक दुखी हुई तथा रोने लगी। चौधरी चौधराइन को गालियां भी देने लगी। कुछ दिनों के बाद जब अलगू चौधरी बैल के पैसे मांगने के लिए समझू साहू के घर गया तो समझू साहू ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ। गांव वालों ने पंचायत करने की सलाह दे दी। दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। गांव में पंचायत बैठी। समझू साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच चुना, यानी पंच चुना। जुम्मन शेख को मौका मिल गया था बदला लेने का, परंतु पंच के आसन पर बैठते ही उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया और उसने जो फैसला सुनाया जिसे सभी लोगों ने स्वीकार किया। समझू साहू को बैल के दाम देने पड़े। कहने का अर्थ यह है कि जुम्मन शेख ने जो फैसला सुनाया उसे सभी लोगों ने तहे दिल से स्वीकार किया तथा धन्यवाद दिया। इस प्रकार गांव के दोनों झगड़े गांव में ही रह गए और पंचों ने जो फैसला सुनाया उसका सभी ने स्वागत किया। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों फिर से मित्र बन गए, क्योंकि दोनों ने यह समझ लिया था कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का मित्र होता है न कोई किसी का शत्रु। पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, अर्थात पंच के पद पर आसीन होते ही वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर तुल्य व्यक्ति हो जाता है और उसकी जुबान से निकली हुई एक एक बात ईश्वर के द्वारा निर्णय लिए गए फैसले के समान होता है, जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। इस प्रकार इस कहानी में पंचों की भूमिका को कहानीकार ने बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इसलिए
इस कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर बहुत ही सुंदर, सार्थक एवं आकर्षक दिखलाई पड़ता है, क्योंकि इस कहानी में कहानीकार ने दोनों ही कथाओं में पंचों की भूमिका को बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अतः इस कहानी का शीर्षक या नामकरण स्थान पर आधारित एक वातावरण प्रधान है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में पंचायत के महत्व को बतलाना है और यह बतलाना कि पंच के पद पर बैठा हुआ आदमी न किसी का दोस्त होता है और न किसी का दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता है। पंच के मुंह से परमेश्वर या खुदा बोलता है। आज भी ऐसे हजारों गांव हैं जहां फैसले पंचायत ही करते हैं। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से सफल, सुंदर, सटीक एवं औचित्यपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर, उन चीजों पर मैं ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।